एक राष्ट्र का प्रधानमंत्री जब सार्वजनिक मंच से ये दावा करता है कि भगवान राम का जन्म भारत में नहीं बल्कि नेपाल के एक छोटे से गांव में हुआ था, तो ये केवल एक पौराणिक विवाद नहीं रह जाता। तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस बयान ने कूटनीतिक हलकों में जो भूचाल लाया, वो आज भी नेपाल की पुरानी राजनीति की पहचान माना जाता है। लिम्पियाधुरा जैसे क्षेत्रों को लेकर खड़े किए गए नक्शे के विवाद भी इसी रणनीति का हिस्सा थे। ऐतिहासिक और भौगोलिक तथ्यों से परे ये दावे अचानक राष्ट्रीय चर्चा के केंद्र बन गए। विकास के ठोस पैमानों पर विफलता अक्सर नेताओं को भावनाओं के सहारा लेने पर मजबूर करती है। जब सड़कों, स्कूलों और अस्पतालों की स्थिति खराब होती है, तो नक्शा और धर्म ध्यान भटकाने के सबसे प्रभावी हथियार बन जाते हैं। इस राजनीतिक शोर के पीछे एक जटिल कार्यप्रणाली सक्रिय थी। दशकों से जमे हुए नेताओं ने प्रशासन और स्थानीय प्रभाव समूहों के बीच एक सुरक्षा कवच तैयार कर लिया था, जहां जवाबदेही से ऊपर आपसी हितों का संरक्षण था। सड़कों पर उतरते ही लोग उस व्यवस्था के खिलाफ गवाह हैं जिसने सालों तक उनके भविष्य को राजनीतिक दांवपेच की भेंट चढ़ाया। जनता की ये नाराजगी किसी एक पार्टी के खिलाफ नहीं बल्कि उस पूरे सिस्टम के खिलाफ थी। जब विकास के नाम पर केवल बयानबाजी बचती है, तो सत्ता के केंद्र में एक शून्यता पैदा होती है। नेपाल में यही वो मोड़ था जिसने पारंपरिक राजनीति के अंत और एक नए नेतृत्व के उदय का रास्ता साफ किया। बालीन शाह की जीत ने नेपाल की राजनीति की पुरानी स्क्रिप्ट को फाड़ दिया। ये केवल एक व्यक्ति की जीत नहीं थी, बल्कि शासन करने की एक नए युवा तरीके की शुरुआत थी। कार्यभार संभालते ही उन्होंने सबसे पहले वीआईपी कल्चर के प्रतीकों को निशाना बनाया। सड़कों से रसूख की गाड़ियों को हटाकर उन्होंने संदेश दिया कि नया प्रशासन नियम को व्यक्ति से ऊपर रखता है। शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव इससे भी अधिक सीधे थे। कक्षा 5 तक की परीक्षाओं का दबाव खत्म करना और प्राइवेट कोचिंग संस्थानों की अनियंत्रित फीस पर अंकुश लगाना उनके शुरुआती फैसलों में शामिल था। पुराने नेता अक्सर ऐसे त्वरित निर्णय लेने में असमर्थ रहते थे। उनका अस्तित्व उन सैकड़ों अदृश्य तारों से बंधा था जो उन्हें स्थानीय ठेकेदारों और प्रभावशाली समूहों से जोड़ते थे। कोई भी बड़ा बदलाव उनके अपने ही नेटवर्क को चोट पहुंचाता। इसके विपरीत नए नेतृत्व के पास खोने के लिए कोई राजनीतिक विरासत या आपराधिक गठजोड़ नहीं था। इस स्वतंत्रता ने उन्हें वो ताकत दी जो नेपाल के पुराने नेताओं के पास कभी नहीं थी। बिना किसी दबाव के सीधे फैसले लेने की हिम्मत। आज का नेपाल केवल सिद्धांतों पर नहीं बल्कि नगरपालिका की सड़कों और स्कूलों में दिख रहे प्रत्यक्ष सुधारों पर अपनी राय बना रहा है। कूटनीतिक विवादों के बीच नेपाल की वास्तविक स्थिरता उन भौगोलिक और आर्थिक केंद्रों पर टिकी है जो सालों से देश को चला रहे हैं। काठमांडू नेपाल का राजनीतिक हृदय होने के साथ साथ इसका मुख्य आध्यात्मिक केंद्र है। पशुपतिनाथ मंदिर की उपस्थिति इसे पूरे दक्षिण एशिया के लिए एक अनिवार्य धार्मिक गंतव्य बनाती है। वहीं पोखराती झीलें और बर्फीले पहाड़ देश के पर्यटन उद्योग के मुख्य स्तंभ हैं। ये क्षेत्र नेपाल के विदेशी मुद्रा भंडार और स्थानीय रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत है। दक्षिण की ओर विराटनगर का औद्योगिक क्षेत्र देश की घरेलू जरूरतों को पूरा करता है। मैदानी भाग होने के कारण ये व्यापार और रसद का मुख्य द्वार बना हुआ है। नेपाल का भविष्य सीमा विवादों में नहीं बल्कि काठमांडू की आस्था, पोखरा की प्रकृति और विराटनगर के उद्योगों के सही प्रबंधन में छिपा है। विराटनगर के नजदीक ही स्थित है जनकपुर, वो भूमि जो भारत और नेपाल के बीच किसी भी राजनीतिक संधि से अधिक गहरा संबंध रखती है। जानकी मंदिर सिर्फ एक संरचना नहीं बल्कि जनकपुर और सीतामढ़ी के उस साझा इतिहास का प्रमाण है जिसने दोनों देशों के लोगों को सदियों से एक सूत्र में पिरोया है। ये रिश्ता रोटी और बेटी का है, जहां व्यापारिक लेन देन और वैवाहिक संबंध सीमाओं के अस्तित्व को नकारते हैं। आज भी हजारों परिवार इस पार और उस पार एक दूसरे के साथ जीवन साझा करते हैं। राजनेताओं के भाषणों में गढ़ा गया तनाव इस सामाजिक हकीकत के सामने फीका पड़ जाता है। भारत और नेपाल के बीच की असली कूटनीति इन घरों की चौखटों से होकर गुजरती है। रामायण के उस प्रसंग को याद कीजिए जहां सीता माता ने रावण की सोने की लंका को अस्वीकार कर दिया, लेकिन जंगल में एक स्वर्ण मृग की चाहत रखी। ये विरोधाभास हमें एक गहरा सबक सिखाता है कि मनुष्य केवल उसी वस्तु से भावनात्मक लगाव रखता है जिस पर उसका स्वाभाविक अधिकार हो। लंका का सोना पराया था, इसलिए वो मिट्टी समान था, लेकिन मृग से उनका जुड़ाव उनके अपने परिवेश और अधिकार की भावना से था। आज नेपाल के पुराने नेताओं के काल्पनिक क्षेत्रीय दावे सोने की लंका की तरह हैं, जो भव्य दिखते हैं पर उनके अपने नहीं हैं। नेपाल की असली शक्ति जनकपुर और काठमांडू जैसे अपने सांस्कृतिक जड़ों और बालीन शाह जैसे युवाओं के ठोस कार्यों में है। अपनी विरासत और पड़ोसियों के साथ इस अधिकारपूर्ण जुड़ाव को पहचानना ही नए नेपाल का असली उत्कर्ष होगा।